Good morning to all of you and welcome back to my online classes. I am Dr. Ashok Yadav। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस को देखा था। आज आइए बच्चों हम इसी के आगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के विषय में बात करते हैं जो करीब करीब सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे बात करते हैं इन इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के विषय में जो BHU BSc नर्सिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जीपमर एम्स नीट और सभी बहुत सारे अदर कम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन हैं बच्चों उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 126। कंगारू इज फाउंड एज। कंगारू कहाँ पाया जाता है? ठीक बच्चों, तो कंगारू क्या होता है बच्चों? कंगारू एक प्रकार का मैमल्स होता है। मैमल्स को बच्चों हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। तो कंगारू जो होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं? मेटाथीरियन मैमल्स होते हैं जिनका जो यूनिक फीचर्स होता है वो ये होता है बच्चों कि इनमें जो होता है मार्सुपियल पाउच देखने को मिलता है। अर्थात इनमें एक ऐसा पाउच होता है बच्चों जिनमें इनके बच्चे का आधा जो ग्रोथ होता है वो मार्सुपियल पाउच के अंदर होता है और आधा ग्रोथ जो होता है इनके यूटरस के अंदर होता है। तो इनमें मार्सुपियल पाउच देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसलिए हम इसको मार्सुपियल मैमल्स भी कहते हैं या इसको हम माइक्रोपस भी कहते हैं या फिर ये क्या है बच्चों? मेटाथीरियन मैमल्स के रूप में जाने जाते हैं। ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया के एक क्या होते हैं बच्चों? नेशनल एनिमल्स के रूप में जाने जाते हैं। ये क्या होता है? कंगारू क्या होता है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल्स कहा जाता है। और इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो मूवमेंट पूछा जाता है कि इनमें किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इनमें साल्टेटरी मूवमेंट देखने को मिलता है। कैसा मूवमेंट बच्चों? साल्टेटरी। तो साल्टेटरी मूवमेंट का मतलब होता है बच्चों ये उछल के कूद कर चलते हैं। ठीक बच्चों, जिस प्रकार से फ्रॉग चलते हैं उनको भी साल्टेटरी मूवमेंट कहा जाता है, इसी प्रकार से कंगारू क्या होता है बच्चों? उछल के कूद कर चलते हैं, साल्टेटरी मूवमेंट होता है। अगर इनके बॉडी को देखें बच्चों, इनके इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर इनके बॉडी का, तो ये कैसा होता है बच्चों कि इनका जो फोर लिम्ब होता है वो बहुत छोटा होता है इन द कंपैरिजन टू हाइंड लिम्ब। अर्थात हाइंड लिम्ब की अपेक्षा इनका जो फोर लिम्ब होता है ये बहुत छोटा होता है और इनका जो पश्च भाग होता है बच्चों, पश्च पैर होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसके वजह से इनको साल्टेटरी मूवमेंट करने में बहुत हेल्प मिल जाता है, सहायता मिल जाता है। तो कंगारू क्या होता है बच्चों? कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया का एक नेशनल एनिमल्स के रूप में जाना जाता है और इसमें मार्सुपियल पाउच देखने को मिलता है जिनमें मतलब इनके जो चाइल्ड होते हैं बच्चे, इनके बच्चे का आधा ग्रोथ इनके मार्सुपियल पाउच में देखने को मिलता है और आधा ग्रोथ इनके यूटेरस में होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। आर्कियोप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड एज मिसिंग लिंक बिटवीन। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है बच्चों? आर्कियोप्टेरिक्स इज नोन एज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द रेप्टाइल्स एज वेल एज द बर्ड। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला ऑप्शन सही है। आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द रेप्टाइल एज वेल एज द बर्ड। कहा जाता है बच्चों कि पहले सबसे पहले अगर ये कहा जाए कि इस पूरे धरती पर सबसे ज़्यादा समय तक एक सफलतम प्राणी के रूप में कौन रहा है, तो अपने पूरे पृथ्वी पर बच्चों सबसे ज़्यादा सफलतम प्राणी पर बहुत दिनों तक जो राज्य किया है वो कौन किया है? डायनासोर, अर्थात रेप्टाइल्स का। तो रेप्टिलियन जितना बच्चों यहाँ पृथ्वी पर रह लिए हैं उतना अभी मानव भी नहीं रह पाया है। तो बहुत दिनों तक जो इस पृथ्वी पर एक छत्र राज किया है, बहुत दिनों तक जो सफलतम प्राणी के रूप में रहा है बच्चों, वो कौन रहे? रेप्टाइल्स रहे हैं। और रेप्टाइल्स में कौन रहे हैं बच्चों? डायनासोर। कहा जाता है कि बच्चों डायनासोर जिस समय इस धरती पर पाए जाते थे पूरी धरती कांपती थी। सबसे सफलतम प्राणी के रूप में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्निवोरस थे, उनके आगे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही मीसोजोइक एरा में डायनासोर का लोप होता है, डायनासोर जैसे विलुप्त होते हैं वैसे ही बच्चों जो जीव हैं वो 2 कड़ी में अर्थात 2 दिशाओं में उनका ओरिजिन होता है। उसी रेप्टाइल्स से बच्चों एबीज का भी ओरिजिन माना जाता है और उसी रेप्टाइल्स से मैमल्स का भी ओरिजिन माना जाता है। मैमल और एबीज दोनों पैरेलल डेवलप होते हैं बच्चों, किससे? रेप्टाइल्स से। तो रेप्टाइल्स इज द ओरिजिनेटर ऑफ एबीज एज वेल एज द मैमल्स। रेप्टाइल भी
रेप्टाइल ही एबीज का ओरिजिनेटर कहा जाता है और मैमल्स का भी। इसलिए बच्चों रेप्टाइल से, चूंकि एबीज रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए हैं, रेप्टाइल से पैदा हुए हैं, इसलिए इनमें दोनों के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो एबीज के रूप में देखा गया बच्चों वो कौन था? आर्कियोप्टेरिक्स। और आर्कियोप्टेरिक्स में दोनों के कैरेक्टर देखे गए। चूंकि ये रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए थे इसलिए इनमें रेप्टाइल के भी कैरेक्टर देखने को मिले। और अगला जो इनका था वो एबीज का लिंक बना, इसलिए एबीज के भी कैरेक्टर इनमें देखने को मिलेंगे। तो इनमें क्या होता है बच्चों? रेप्टाइल्स का जो कैरेक्टर मिलता है बच्चों, इनमें ये चोंच में दांत का पाया जाना, जबकि बर्ड्स के चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं, अर्थात वो जो बीक होते हैं टूथलेस होते हैं। लेकिन जो आर्कियोप्टेरिक्स था बच्चों, इनके बीक में टीथ पाया जाता था, और ये बीक में टीथ पाया जाना रेप्टाइल्स का कैरेक्टर शो करता है। जबकि उड़ने के लिए इनमें क्या पाए जाते थे बच्चों? फीदर पाए जाते थे, पंख पाए जाते थे। ये क्या है बच्चों? ये एबीज के लक्षण माने जाते हैं, जबकि पंख रेप्टाइल्स में नहीं होते हैं। तो पंख का पाया जाना ये एबीज का कैरेक्टर शो करता है, और इनके चोंच में दांत का पाया जाना बच्चों ये रेप्टिलियंस कैरेक्टर को शो करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आर्कियोप्टेरिक्स थे, आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रकार का फॉसिल बर्ड्स है बच्चों। अब इसका केवल हमको जीवाश्म ही देखने को मिलता है। तो आर्कियोप्टेरिक्स में अगर हम देखें तो इनमें दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं, रेप्टाइल्स एज वेल एज द एबीज। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इट इज़ द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का कड़ी कहा जाता है। आइए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं इसमें क्या है कुछ खास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट? इसमें से किस ब्लड को हम बच्चों यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, अर्थात सर्वग्राही कहते हैं? ऑप्शन है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो इसमें ब्लड ग्रुप ए बी को बच्चों, जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। जबकि ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, अर्थात सर्वदाता कहते हैं। ब्लड ग्रुप ओ सबको ब्लड दे सकता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के विषय में। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन विच इज कॉज ड्यू टू। जो हीमोफीलिया है बच्चों एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है मनुष्य में, जिससे कौन सी बीमारी होता है, अर्थात किससे होता है बच्चों? ये किसकी वजह से ये बीमारी होती है? ऑप्शन दिया गया है सेक्स लिंकेड डोमिनेंट म्यूटेशन, दूसरा दिया गया ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन, तीसरा है ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन, और चौथा है सेक्स लिंकेड रिसेसिव म्यूटेशन। इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, सेक्स लिंकेड रिसेसिव म्यूटेशन। जो हीमोफीलिया है बच्चों ये क्या होता है? एक प्रकार का क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है, और ये जिस जीन की वजह से होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेशन कहा जाता है बच्चों। अर्थात जब हमारे जीन में आकस्मिक कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? म्यूटेशन कहते हैं। तो ये कोई हमारे जीन में किसी प्रकार का कोई आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है बच्चों? हमारा जो कैरेक्टर्स है वो क्या होता है? बदल जाता है। तो आदमी में एक बीमारी, अर्थात जो बच्चे होते हैं बच्चे उनमें बीमारी क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हीमोफीलिया एज वेल एज द कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों ऐसी बीमारी हैं बच्चों जो एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम डिपेंडेंट डिजीज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक्स क्रोमोसोम डिपेंडेंट डिजीज के रूप में हम क्या देखते हैं बच्चों? हीमोफीलिया एज वेल एज द कलर ब्लाइंडनेस। तो हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चों? ब्लड का थक्का नहीं जम पाता, अर्थात जो ब्लड होता है वो ब्लड का थक्का जमाने में फेल हो जाता है, अर्थात उसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अल्टीमेटली आदमी में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है कि वो क्या होता है? ब्लीडिंग से डेथ कर जाता है। तो ये जो होता है बच्चों ये किसकी वजह से होता है? ये होता है सेक्स लिंकेड रिसेसिव म्यूटेशन जीन की वजह से ये बीमारी होती है। और इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो एक्स क्रोमोसोम डिपेंडेंट डिजीज कहा जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम डिपेंडेंट डिजीज कौन कौन सा है? हीमोफीलिया एज वेल एज द कलर ब्लाइंडनेस। जो वर्णांता होता है और हीमोफीलिया ये दोनों क्या होते हैं? एक्स लिंकेड रेसेसिव म्यूटेशन जीन कहे जाते हैं, अर्थात हमारे जीन में किसी प्रकार का आकस्मिक जो परिवर्तन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? म्यूटेशन कहते हैं, और ये रेसेसिव म्यूटेशन की वजह से ही ये बीमारी होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्लाइटेलम
रीजन इन अर्थवर्म अकर्स, अर्थवर्म में जो क्लाइटोलम रीजन होता है बच्चों, वो किस सेगमेंट में देखने को मिलता है? ऑप्शन है पहला फ्रॉम सेगमेंट्स 14 टू 16, फ्रॉम सेगमेंट्स 13 टू 17, फ्रॉम सेगमेंट्स 14 टू 17 और फ्रॉम सेगमेंट 15 टू 17। इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों सेगमेंट 14 से लेकर 17 के बीच का जो होता है बच्चों, ये एक प्रकार का फूला हुआ भाग पाया जाता है जो नॉन सेगमेंटेड होता है। कैसा होता है बच्चों? नॉन सेगमेंटेड होता है, थिकेंड होता है, ग्लैंडुलर होता है। इस भाग को हम क्लाइटेलम कहते हैं। और ये बच्चों एक प्रकार का क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि यहीं कोकून का फॉर्मेशन होता है और कोकून में क्या होता है? एग्स बनते हैं। तो इसमें जो एग्स का फॉर्मेशन होता है, जो कोकून का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ होता है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे बच्चों कि कोकून का फॉर्मेशन कहाँ होता है? क्लाइटेलम रीजन में होता है। और ये क्लाइटेलम रीजन जो कि जिस सेगमेंट पाया जाता है उसको हम कौन सा सेगमेंट कहते हैं बच्चों? 14 टू 17। अर्थात आप अगर इंटीरियर साइड से देखेंगे, इनका जो अग्रभाग होता है उसका इंटीरियर कहते हैं, पश्च भाग को हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो एंटीरियर से आप जब गिनेंगे बच्चों तो 14वें से 17वें सेगमेंट के बाद, अर्थात 14वें 17वां सेगमेंट जो होता है बच्चों, अर्थात ये नॉन सेगमेंटेड होता है, लेकिन इस एरिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लाइटेलम पार्ट कहते हैं। और इसी क्लाइटेलम में एग बनते हैं, अर्थात ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यही कोकून का फॉर्मेशन होता है कब बच्चों? अर्थात रिप्रोडक्टिव सीजन में। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज हर्मोफ्रोडाइट? कौन सा एनिमल्स ऐसा जो उभयलिंगी होता है? उभयलिंगी किसको कहते हैं बच्चों? व्हेन बोथ दैट इज द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम स्पीसीज, जब एक ही स्पीसीज में दोनों आर्गन, सेक्सुअल आर्गन्स अर्थात मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन जब एक ही स्पीसीज में दिखाई देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं। तो कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर्मोफ्रोडाइट है बच्चों? ऑप्शन दिया गया है कैलोटस, दूसरा है नेरिस, तीसरा है अर्थवर्म और चौथा है स्पायरो। तो सही ऑप्शन जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर 3 सही है, अर्थात अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है बच्चों? इसमें हर्माफ्रोडाइट नेचर देखने को मिलता है, अर्थात इनमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही स्पीसीज में देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, अर्थात एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है बच्चों? फर्टिलाइज कर देता है। तो यहाँ 2 ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दोनों में क्या होता है बच्चों? अर्थात वो हार्मोफ्रोडाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स आर्गन एक ही स्पीसीज में देखने को मिल जाते हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों वो किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कप्पा पार्टिकल आर फाउंड इन, कप्पा पार्टिकल पाया जाता है किस में? तो कप्पा पार्टिकल किस में पाया जाता है बच्चों? ऑप्शन दिया है हाइड्रा, लीच, पैरामीशियम, अमेबिया। तो सही ऑप्शन होगा पैरामीशियम। तो कप्पा पार्टिकल किस में पाया जाता है बच्चों? पैरामीशियम में। और अगर आप देखेंगे तो इसमें जो होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है बच्चों, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहाँ देखने को मिलता है? कप्पा पार्टिकल में देखने को मिलता है। तो पैरामीशियम में जो कप्पा पार्टिकल्स होते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस देखने को मिलता है या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहाँ देखने को मिलता है या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहाँ देखने को मिलता है, जो न्यूक्लियस के बाहर होता है बच्चों। तो वो कौन सा सही होगा? कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। द जूलॉजिकल नेम ऑफ लिवर फ्लूक इज, लिवर फ्लूक का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? ऑप्शन दिया है बच्चों एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइडस, दूसरा विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, तीसरा है टीनिया सोलियम और चौथा है फैसियोला हेपेटिका। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 फैसियोला हेपेटिका। तो फैसियोला हेपेटिका क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का लीवर फ्लूक होता है, या इसको हम सीप लीवर फ्लूक भी कहते हैं, जो एक प्रकार का डाइजेनेटिक पैरासाइट्स होता है। इसका पूरा जीवन चक्र जो होता है बच्चों वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। प्राइमरी होस्ट के रूप में ये क्या पाया जाता है बच्चों? सीप होता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट के रूप में, इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में कौन होता है बच्चों? स्नेल्स होता है। इनका जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा होता है, प्राइमरी होस्ट के रूप में सीप और सेकेंडरी होस्ट के रूप में या रिजर्व या फिर इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में स्नेल्स पाया जाता है। ठीक बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों? ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर होते हैं। किसके बच्चे? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स होते हैं जो क्लास ट्रिमेटोडा से बिलोंग करते हैं। तो ये क्लास ट्रिमेटोडा से बिलोंग करते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से बिलोंग करते हैं। ये एक प्रकार के
क्या होते हैं बच्चों, डाइजेनेटिक पैरासाइट्स होते हैं जिनका जीवन चक्र 2 पोषक में पूरा होता है। प्राइमरी होस्ट के रूप में सीप होता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट के रूप में, इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में स्नेल्स होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ बच्चों अगर हम ये देखें, देखिए बच्चों फिगर के माध्यम से हम देखते हैं, ये क्या है बच्चों, ये लीवर फ्लूक है, जो कैसा दिखता है, लीवर जैसा दिखता है। तो ये एक प्रकार के ट्रिमेटोड्स होते हैं जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस बिलोंग करते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चों, एक प्रकार के इंडोपैरासाइट्स होते हैं जिनका जीवन चक्र 2 पोर्शन में पूरा होगा। किसमें एक तो सीप में प्राइमरी होस्ट के रूप में या प्रिंसिपल होस्ट के रूप में सीप होता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में स्नेल्स होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो सही ऑप्शन कौन है बच्चों, इसमें सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 फैसियोला हेपेटिका। तो फैसियोला हेपेटिका क्या होता है बच्चों, इसका जो जोलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, लीवर फ्लूक होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज, प्रोकैरियोट्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ऑप्शन दिया गया है हाइड्रा, दूसरा है अमीबा, तीसरा वायरस और चौथा बैक्टीरिया। तो जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ये बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, ये किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, जिनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है बच्चों ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एक कोष की होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है, अर्थात न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोलस देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ डीएनए विदाउट हिस्टोन देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, अर्थात यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो प्रोकैरियोट्स हैं वो कौन है बच्चों, ये बैक्टीरिया है। तो इसमें प्रोकैरियोट्स में किसको रखा गया, बैक्टीरिया को रखा गया और सियानोबैक्टीरिया को, अर्थात जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और बैक्टीरिया इनको हम कहाँ रखते हैं बच्चों, किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के विषय में। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत जो है बच्चों वो किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। ठीक बच्चों, पहला है बच्चों ह्यूगो डिब्रीज, दूसरा है वैगनर, तीसरा है लैमार्क और चौथा है डार्विन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ द लैमार्क। अर्थात जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर अर्थात उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति थ्योरी है बच्चों वो किसके द्वारा दिया गया है, लैमार्क के द्वारा दिया गया है। ठीक बच्चों, हम इसको जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में बच्चों हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136। वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंड मेलनेस इन, जो वाई क्रोमोसोम है बच्चों, वाई क्रोमोसोम के द्वारा जो पुरुषत्व को देखा जाता है बच्चों, जो पुरुषत्व को शो करने वाला जो कैरेक्टर्स होता है बच्चों, जो वाई क्रोमोसोम होता है बच्चों, वाई क्रोमोसोम पुरुषत्व को डिटरमाइन करता है, तो वो किस में होता है जिसमें पुरुषत्व को शो करता है। ऑप्शन है ह्यूमंस, दूसरा है ड्रोसोफिला, तीसरा है ग्रासोपर, चौथा है बटरफ्लाई। तो ये जो वाई क्रोमोसोम के द्वारा पुरुषत्व को शो किया जाता है बच्चों वो ह्यूमन में होता है। किस में होता है, ह्यूमन में। मनुष्य में जो पुरुषत्व एक फिजिकल कैरेक्टर जो शो होता है, उनके बॉडी का जो एक फिजिकल ग्रोथ होता है बच्चों, जिसके वजह से एक लड़का लड़का जैसा दिखता है, वो किस में होता है बच्चों, वो किस पर डिपेंडेंट होता है, वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। तो वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंड करता है किसको बच्चों, मेलनेस को, किस में, ह्यूमन में। तो ह्यूमन में जो पुरुषत्व देखने को मिलता है, एक लड़के के अंदर जो लड़के का कैरेक्टर दिखाई देता है बच्चों, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम। ठीक बच्चों, तो वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137। ग्रोथ हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम एसटीएच हार्मोन्स भी कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं। और ये एसटीएच हार्मोन्स या जीएच या ग्रोथ हार्मोन्स का जो सिक्रेशंस होता है बच्चों वो कहाँ से होता है, वो पिट्यूटरी से होता है। कहाँ से होता है बच्चों, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो स्रावित होने वाला हार्मोन्स जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जिसको हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं बच्चों, ये कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएट होता है बच्चों, ये हमारे ब्रेन में सेला टर्सिका बोन से लगा हुआ होता है। क्या होता है बच्चों, हमारे ब्रेन में सेला टर्सिका बोन से लगा होता है। एंड इट इज़ द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट, ऐसा सबसे छोटा इंडोक्राइन अगर ग्लैंड कोई है तो वो कौन है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जबकि थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक बच्चों, थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है।
ठीक बच्चों, लेकिन काम सबसे बड़ा है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा होता हुआ भी इसका जो काम है बच्चों वो सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं या लीडर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं या लीडर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड पर अपना अधिकार जमा के रखता है और सबको क्या करता है बच्चों, ये कंट्रोल करता है एज वेल एज द रेगुलेट करता है। तो ऑल द इंडोक्राइन ग्लैंड्स इज रेगुलेटेड एज वेल एज द कंट्रोल्ड बाय द मास्टर ग्लैंड, दैट इज द लीडर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, कॉमनली नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और इसी को हम लीडर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, जो सभी इंडोक्राइन सिक्रीशंस को क्या करेगा बच्चों, कंट्रोल करता है। और ये सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारे ब्रेन में, जो हमारे मस्तिष्क में सेला टर्सिया बोन से लगा होता है, जो हाइपोथैलेमस के पास होता है। ठीक बच्चे, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन या एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ होता है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए बच्चों कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारे पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, तो वो लीवर होता है। ठीक बच्चों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, लीवर होता है। जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है, तो वो थायराइड ग्लैंड होता है। और सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है बच्चों, सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो पीयूष ग्रंथि होता है, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 138। ओडोंटॉइड प्रोसेस इज फाउंड इन, ओडोंटॉइड प्रोसेस पाया जाता है किस में, तो ओडोंटॉइड प्रोसेस जो होता है बच्चों ये कहाँ पाया जाता है, एक्सिस ऑफ वेरेनस में पाया जाता है। कहाँ बच्चों पाया जाता है, एक्सिस ऑफ वेरेनस। तो वेरेनस के जो एक्सिस होते हैं बच्चों, उसी में क्या होता है, ओडोंटॉइड प्रोसेस देखने को मिलता है, एक प्रकार की खांच होता है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 और देखते हैं क्या है कुछ खास। इन स्नैपड्रैगन व्हेन द टू वेराइटीज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर आर क्रॉस्ड, F1 progeny shows intermediate phenotype. This demonstrates the phenomenon of, अगर बच्चों एक स्नैपड्रैगन में दो वेराइटीज़ के फ्लावर, जैसे वाइट फ्लावर एंड रेड फ्लावर, दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो F1 जनरेशन होता है उसमें जितने भी प्रोजेनी होते हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट फिनोमिनन को इंटरमीडिएट फिनोटाइप को शो करते हैं, अर्थात इनमें इंटरमीडिएट ट्रेट्स देखने को मिलता है। और दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स द फिनोमिनन, और ये किस फिनोमिनन्स को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से, आप देखिए इसमें देखिए एक रेड फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है, दूसरा रेड फ्लावर है। तो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के जब बीच क्रॉस कराया जाता है तो ये देखा गया कि जो F1 जनरेशन का प्रोजेनी आया बच्चों, वो किस कलर का आ गया, वो पिंक कलर का आ गया। तो ये जो पिंक कलर है बच्चों, जैसा कि आप ये पढ़े होंगे कि जो मेंडेलियन एक रूल था बच्चों, तो मेंडेलियन रूल में ये बताया गया, मेंडल साहब ने ये बताया कि जब हम एक रिसेसिव जीन से क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट जीन के साथ, तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन होता है बच्चों, उसमें सभी डोमिनेंट जीन के कैरेक्टर शो होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो वाइट फ्लावर और रेड फ्लावर के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में यहाँ रेड फ्लावर आना चाहिए, लेकिन यहाँ रेड फ्लावर ना आकर ये कौन सा फ्लावर आ गया बच्चों, पिंक फ्लावर आया। अर्थात इसमें जो पिंक कलर है बच्चों, पिंक कलर का जो फ्लावर आया है, इसमें दोनों के कैरेक्टर शो हो रहे हैं, अर्थात वाइट के भी इसमें कैरेक्टर देखने को मिलेंगे और रेड के भी कैरेक्टर मिलेंगे। इस प्रकार से ये जो कैरेक्टर आया है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आ गया, अर्थात दोनों के बीच का कैरेक्टर्स हो गया, अर्थात कोई भी कैरेक्टर यहाँ पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाया। तो इस प्रकार की जो प्रभाविकता का नियम है बच्चों, इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं और ये मेंडल के दिए गए रूल का टोटली अपोज करता है। क्या करता है बच्चों, मेंडल का दिया गया जो रूल था बच्चों, उसका ये टोटली अपोज करता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में यहाँ हमने देखा कि एक जो स्नैपड्रैगन है बच्चों, इसमें दो वेराइटीज़ के फूल, अर्थात एक वाइट फ्लावर है और दूसरा रेड फ्लावर है, दोनों के बीच का जब हम क्रॉस कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी होते हैं वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप को शो करते हैं, इंटरमीडिएट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, अर्थात इन दोनों के बीच का कलर वहाँ आ जाता है। और इस प्रभाविकता के नियम को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, अर्थात दोनों का प्रभाव यहाँ नहीं दिखा, न तो रेड फ्लावर का पूर्ण रूप से प्रभाव दिखा, न वाइट फ्लावर का, अर्थात इन दोनों के बीच का कैरेक्टर्स हुआ जिसको हम इंटरमीडिएट फिनोटाइप कहते हैं। और ये मेंडल के रूल का टोटली अपोज करता है। क्या करता है बच्चों, टोटली अपोज करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140।
द बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, बायोजेनेटिक लॉ किसने प्रतिपादित किया? तो बायोजेनेटिक लॉ को हम एक चीज़ और कभी कहते हैं बच्चों, थ्योरी ऑफ कैपिटुलेशन। तो थ्योरी ऑफ कैपिटुलेशन या बायोजेनेटिक लॉ किसके द्वारा दिया गया बच्चों? ऑप्शन है हेकल, दूसरा है बेटेसन, तीसरा है एवरेज और चौथा है पुन्नेट। तो इसमें जो सही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 सही है, दैट इज द हेकल। हेकल ने बायोजेनेटिक लॉ को प्रपोज किया, या इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं उसमें क्या है कुछ खास। A very good example is illustrated for homologous is या homologous by, अर्थात जो गुड एग्जाम्पल यहाँ पेश हो रहा है बच्चों, ये गुड एग्जाम्पल एक होमोलॉगी का गुड एग्जाम्पल्स कौन है बच्चों? तो ऑप्शन दिया गया है विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, दूसरा है फोर लिम्ब ऑफ रैबिट एंड हॉर्स, तीसरा है विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, और चौथा है फोर लिम्ब ऑफ शार्क एंड फोर फ्लिपर ऑफ सील। तो सही ऑप्शन इसमें जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 सही है, फोर लिम्ब ऑफ रैबिट एंड हॉर्स। जो रैबिट और हॉर्स के जो फोर लिम्ब अग्रबाहु होते हैं बच्चों, ये होमोलॉगी को शो करते हैं। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 सही। यहाँ कुछ आप देखिए बच्चों, यहाँ इमेज दिए गए हैं, तो ये सब होमोलॉगी कहते किसे बच्चों? जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान किंतु कार्यों में भिन्न होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो होमोलॉग क्या है बच्चों? अर्थात उत्पत्ति एवं संरचना में, अर्थात इनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, लेकिन फंक्शन जब डिफरेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? होमोलॉगी ऑर्गन कहते हैं या होमोलॉगी कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों, ये ह्यूमन का फोर मतलब आर्म है, अग्रबाहु है। ठीक बच्चों, और ये ये कैट का क्या है बच्चों? ये फोर आर्म है, और ये सील के ये वेल के फ्लिपर हैं, और ये बैट के पेटेजियम है। तो ये सब देखेंगे बच्चों, तो ये उत्पत्ति एवं संरचना में सब समान दिखते हैं। जैसे आप देखेंगे समान में क्या है बच्चों, आप देखेंगे कि इन सभी में ह्यूमरस देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, इन सभी में देखेंगे तो रेडियस देखने को मिलेगा, सभी में अल्ना देखने को मिलेगा, कार्पल्स देखने को मिलेगा, मेटाकार्पस और फाइलेंजेज, ये सभी बोन्स सभी में देखने को मिलेंगे, चाहे वो ह्यूमन का बोन हो, चाहे वो कैट का हो, चाहे वो वेल के हो, या फिर बैट के पेटेजियम हो। ये सब उत्पत्ति एवं संरचना में समान देखते हैं, लेकिन कार्य में बच्चों ये सब भिन्न होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो मैन का ये फोर आर्म होता है बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रैस्पिंग करने के लिए, अर्थात होल्डिंग करने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। और ये कैट का जो फोर आर्म होता है बच्चों, ये चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेल का जो ये फ्लिपर है बच्चों, ये तैरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि पेटेजियम जो होता है बैट का बच्चों, ये उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सभी के कार्य अगर हम देखें बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये सब डिफर हैं, लेकिन उत्पत्ति और संरचना में देखें कि इन सभी में जो बोन्स हैं बच्चों, ये सब में सेम बोन्स पाए जाते हैं। सभी में ह्यूमरस देखने को मिलेगा, सभी में रेडियस देखने को मिलेगा, सभी में अल्ना देखने को मिलेगा, सभी में कार्पल्स देखने को मिलेंगे, सभी में मेटाकार्पल्स एज वेल एज द फाइलेंजेज हमको देखने को मिलते हैं। तो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हुए अगर कार्यों में भिन्न है, तो इस प्रकार का जो कैरेक्टर्स होता है बच्चों, ये होमोलॉगस ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, और इस फिनोमिनन को हम होमोलॉगी कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फोर लिम्ब ऑफ रैबिट एंड हॉर्स, ये दोनों होमोलॉगी कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 के विषय में। क्रोमोसोम आर मेड ऑफ क्रोमोसोम बने होते हैं किसके? ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन के, दूसरा है ओनली डीएनए, तीसरा है ओनली आरएनए, और चौथा है ओनली हिस्टोन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो जो डीएनए होता है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में उसमें डीएनए पाया जाता है। और जबकि वो डीएनए किसके द्वारा जुड़ा होता है बच्चों, उसमें डीएनए में क्या किसके द्वारा वो रैप्ड होता है, तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए पाया जाता है। इस प्रकार से जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? डीएनए विथ हिस्टोन पाया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा फिगर के माध्यम से अगर आप देखें बच्चों, तो हम अगर ये देखें, इनलार्ज करके देखें बच्चों, तो अगर ये हम देखें, ये एक सेल होगा, एक कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगा बच्चों? न्यूक्लियस पाया जाएगा। अगर हम न्यूक्लियस को खोलते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दिखाई देता है। फिर क्रोमोसोम को अगर हम देखेंगे बच्चों, तो क्रोमोसोम में हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डबल हेलिकल डीएनए करेंगे देखते हैं। और ये डीएनए को अगर हम खोलें बच्चों, तो यहाँ आप देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम्स के कुछ छोटे छोटे नोड दिखाई देते हैं, गांठ दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम किसके, अर्थात इसमें आप देखेंगे बच्चों, तो इसमें जो डीएनए
डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा रैप्ड होता है। अगर इसको हम हिस्टोन को तोड़ें, अगर इसको देखें बच्चों, तो इसमें जो हिस्टोन पाए जाते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, डीएनए को रैप कर लेते हैं, और इस डीएनए को जब रैप कर लेते हैं तो वो एक गांठ जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब फिर अगर हम इस न्यूक्लियोसोम को खोल देंगे बच्चों, तो न्यूक्लियोसोम को खोलेंगे तो यहाँ हमको जीन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चों, डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसमें बहुत सारे जीन देखने को मिलेंगे। ठीक बच्चों, और फिर जब हम जीन को खोलते हैं बच्चों, तो वहाँ हमको देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स देखने को, जो जीन बनते हैं वो किससे बने होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स से बनेंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बेस पेयर होते हैं। तो ये कौन कौन से बच्चों, गुआनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमिन है। इस प्रकार से हम जैसे ही खोलते चले जाएंगे बच्चों, तो हमको बहुत सब चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी, कन्फर्म होती जाएंगी। तो ये अगर हम देखें बच्चों, तो हमारा जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो क्रोमोसोम होता है बच्चों, वो किसका बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, अर्थात जेनेटिक मटेरियल के रूप में उसमें डीएनए पाया जाता है, और वो डीएनए किसके द्वारा रैप्ड होता है बच्चों, वो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा रैप्ड होता है। तो इस प्रकार से इनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए ये पाए जाते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज द प्रोटीन, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। द माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच आर, कॉकरोच का जो माउथ पार्ट होता है वो बच्चों कैसा होता है। ऑप्शन दिया गया बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, दूसरा है सकिंग टाइप, तीसरा है पर्सिंग टाइप, और चौथा है साइफोनिंग टाइप। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो ये होगा बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, अर्थात ये काटता है और चबाता है। इसका जो माउथ होता है बच्चों, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, काटने के लिए, किसी चीज़ को काटेगा और फिर उसको चबाएगा। ठीक बच्चों, तो बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का जो माउथ पार्ट पाया जाता है वो किस में पाया जाता है बच्चों, कॉकरोच में पाया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144। एसिटाबुलम इज फाउंड इन, एसिटाबुलम किस में पाया जाता है। ऑप्शन है बच्चों, पहला है पेल्विक गर्डिल, दूसरा है पेक्टोरल गर्डिल, तीसरा है ह्यूमरस, और चौथा है फीमर। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, दैट इज द पेल्विक गर्डिल। जो श्रोणि मेखला होता है बच्चों, जो हमारा ये हिप जॉइंट्स होता है बच्चों, ये जो हिप जॉइंट्स होता है बच्चों, जिसको हम ये अगर हम देखें तो हमारा जो हिप वाला पार्ट होता है यहाँ पेल्विक गर्डिल बनता है। तो ये पेल्विक गर्डिल जो श्रोणि मेखला होता है बच्चों, ये किससे बना होता है, ये हम देखेंगे तो यहाँ 3 बोन होते हैं बच्चों पेल्विस में, अर्थात इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। कौन बोन होते हैं बच्चों, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, अर्थात ये जो होते हैं ये हिप बोन कहे जाते हैं। तो ये हिप बोन में एक खांच बनता है, एक सॉकेट बनता है बच्चों, और उस सॉकेट को हम क्या कहते हैं बच्चों, एसिटाबुलम कहते हैं। यही जो पेल्विस पार्ट होता है बच्चों, यही पेल्विस बोन में क्या होता है, एक खांच दिखाई देता है जिसको हम सॉकेट कहते हैं, और इसी सॉकेट के अंदर, इसी एसिटाबुलम के अंदर फीमर का हेड क्या होता है बच्चों, इसमें फिट हो जाता है। तो जो क्या होता है बच्चों, जो फीमर हमारा होता है, तो हमारे पैर का जो फीमर होता है वो फीमर क्या होता है, फीमर में एक बाल जैसी संरचना पाई जाती है, जो हेड पर बनता है, और ये बाल जैसी संरचना जाके किस में फिट हो जाता है बच्चों, एसिटाबुलम में, अर्थात जो पेल्विस बोन का एक सॉकेट बनता है उसी में जाके फिट हो जाता है। जिस प्रकार से कटोरी में किसी बॉल को डाल दें बच्चों, इसी प्रकार से फिट हो जाता है। और इस संधि को हम क्या कहते हैं बच्चों, कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कंदुक खल्लिका संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। और इस जॉइंट्स पर जो मोमेंट रिस्पॉन्स होते हैं बच्चों, वो कौन होते हैं, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, इस प्रकार से टोटल मोमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं, और इस मोमेंट को हम सरकमडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ हमको जो मोमेंट दिखाई देता है उस मोमेंट को हम सरकमडक्शन कहते हैं, और इसमें हमको फ्लैक्शन एज वेल एज द एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन, ये चारों प्रकार के मोमेंट हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के संधि को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं, कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। इस संधि में होता क्या है बच्चों, और इसको हम पेल्विक गर्डिल कहते हैं। इसमें जो ह्यूमरस का हेड है वो जाके एसिटाबुलम में, अर्थात जो प्यूबिस का सॉकेट होता है उसी में फिट हो जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिमार्केबल है, ये बार बार पूछा जाता है। इस संधि को हम क्या कहते हैं, जो हिप जॉइंट्स पर, जो पेल्विक गर्डिल पर हमारा संधि पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। और इसका जो ह्यूमरस का हेड होता है वो एसिटाबुलम सॉकेट में जाकर फिट होता है, जो प्यूबिस का होता है। ठीक बच्चों, प्यूबिस का एक सॉकेट होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 और देखते हैं क्या है कुछ खास।
इन पॉन्ड इकोसिस्टम फिश इज कंसिडर्ड एज, पॉन्ड इकोसिस्टम में फिश किस रूप से कंसिडर्ड किया जाता है? तो ऑप्शन है प्राइमरी कंज्यूमर्स, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तीसरा है टर्शियरी कंज्यूमर्स और चौथा है प्रोड्यूसर्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में जो होते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर्स के रूप में कौन होते हैं? फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन हम देखेंगे तो जो एल्गी होते हैं छोटे छोटे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक बच्चों, तो जितने भी सियानोबैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, या कुछ जो इमर्ज्ड प्लांट होते हैं, ठीक बच्चों, हाइड्रोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं वो फाइटोप्लैंकटन कहे जाते हैं और वो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम के क्या है बच्चों? प्रोड्यूसर। उन प्रोड्यूसर्स को जो खाता है बच्चों वो कौन खाता है? छोटे छोटे जू प्लैंकटन, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक बच्चों। जैसे हम अगर देखें तो कुछ जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, ठीक बच्चों, जिसे क्रस्टेशियन कहते हैं, तो कुछ वो होते हैं, ठीक बच्चों। तो ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो खाते हैं हमारे फाइटोप्लैंकटन को, उनको हम जूप्लैंकटन कहते हैं। फिर जूप्लैंकटन को जो मछलियाँ खाती हैं बच्चों वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुई, क्योंकि प्रोड्यूसर को जो खाते हैं जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए, फिर उनको खाती हैं छोटी मछलियाँ, वो क्या हो जाती हैं बच्चों? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कही जाती हैं। आइए बच्चों हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आप फिगर में ये देख रहे हैं कि ये सब क्या है? ये हाइड्रोप्लैंकटन्स हैं, जैसे हाइड्रिला हो गया या और भी या जैसे ट्रेपा हो गया, निम्फिया हो गया, एजोला हो गया। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये हाइड्रोप्लैंकटन कहे जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, इनको जो खाते हैं बच्चों वो छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं, क्रस्टेशियंस खाते हैं। उन क्रस्टेशियन को छोटी मछलियाँ खाती हैं, फिर इसके बाद बड़ी मछलियाँ। तो छोटी मछलियाँ जो होती हैं बच्चों वो सेकेंडरी, अर्थात मछलियाँ क्या होती हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कही जाती हैं, ठीक बच्चों। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 सही है। पॉन्ड इकोसिस्टम में जो फिशेस होती हैं वो किस रूप से देखी जाती हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स के रूप में जानी जाती हैं, ठीक बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 146। न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन, न्यूक्लियोलस पाया जाता है किस में? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियोलस होते हैं बच्चों ये किस में देखने को मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हमको देखने को मिल रहा है बच्चों? ये न्यूक्लियोलस, ये जो छोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोलस है, ठीक बच्चों। तो न्यूक्लियोलस कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, न्यूक्लियोलस के फंक्शंस को जानिए। तो न्यूक्लियोलस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? ये आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बच्चों? आरएनए और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन कराता है बच्चों, ये कौन कराता है? न्यूक्लियोलस कराता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक बच्चों। तो न्यूक्लियस कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। द सेल वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, सेल का जो डिस्कवर्ड होता है बच्चा, इसका जो खोज होता है बच्चों सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन में दिया गया रॉबर्ट हुक, दूसरा है स्लाइडन, तीसरा है स्वान और चौथा है वर्चो। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ, रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले, लेकिन ऑप्शन अगर क्वेश्चन में ये पूछे बच्चों कि रॉबर्ट हुक डेड सेल को खोजे थे, किसको बच्चों? मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। अगर ये पूछा जाए कि लिविंग सेल का खोज किसने किया, तो लिविंग सेल का खोज बच्चों एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने किया है। ऑप्शन यहाँ बदल के देगा बच्चों, अगर मृत कोशिका पूछता है तो मृत कोशिका का खोज, डेड सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया है, जबकि लिविंग सेल का खोज बच्चों एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने किया है। क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा गया, एंटोनी वैन लीeuwenhoek का नाम नहीं है, यहाँ केवल ये पूछा गया द सेल वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले सेल का खोज किसने किया? तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ठीक बच्चों। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय, ब्रीदिंग जो श्वसन प्रक्रिया है बच्चों ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? विच इज़ द रेगुलेटरी ऑर्गन या कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गन? ऑप्शन है बच्चों लंग्स, दूसरा है मेडुला ऑब्लांगाटा, तीसरा है हाइपोथैलेमस और चौथा है इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ये होगा मेडुला ऑब्लांगाटा। फिगर के माध्यम से हम देखते हैं बच्चों, ये आप देखिए ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के ये नीचे वाला जो पार्ट होता है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगाटा, जो बिल्कुल पॉन्स से लगा होता है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा में अगर हम देखें बच्चों, यहाँ देखिए इनलार्ज करके दिखाया गया है, ये देखिए बच्चों मेडुला ऑब्लांगाटा है। और ये मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है बच्चों? हमारे रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो हमारी जो रिब्स होती हैं, हमारी जो पसलियाँ होती हैं बच्चों, इनमें जो इंटरकॉस्टल मसल्स आप देखने को पाएंगे, जो डायफ्रैगम होता है
विच इज ए टाइप ऑफ द एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में रिब्स हमारी पसलियाँ पाई जाती हैं, हमारा डायफ्राम पाया जाता है बच्चों। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोल होता है। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में हमारा डायफ्राम पाया जाता है, और हमारा ये इंटरकॉस्टल मसल्स पाया जाता है बच्चों। इट इज़ ओनली कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा क्या होता है बच्चों? कंट्रोल होता है। ठीक बच्चों, डायाफ्राम क्या होता है बच्चों? ये एक प्रकार का मस्कुलर पार्ट होता है जो हमारे अपर थोरेसिक पार्ट को हमारे लोअर एब्डोमिनल पार्ट से अलग करता है। तो हमारे एब्डोमेन को थोरेक्स से कौन अलग करता है बच्चों? डायाफ्राम। ठीक बच्चों, जो हमारे डायाफ्राम होते हैं ये क्या करते हैं? ऊपर के थोरेसिक पार्ट को हमारे नीचे के एब्डोमिनल पार्ट से अलग करने का काम करता है। साथ ही साथ ये एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है, जो हमारे श्वसन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक बच्चों, तो हमारे पसलियों की जो मांसपेशियों की जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, साथ ही साथ जो डायफ्राम होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है बच्चों? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लांगेटा। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 के विषय में। वाटर एब्जॉर्प्शन इज मेनली अ फंक्शन ऑफ, वाटर एब्जॉर्प्शन जो वाटर का अवशोषण होता है बच्चों, ये मुख्यतः किसका कार्य होता है? ऑप्शन दिया है अपेंडिक्स का, दूसरा है स्टमक, तीसरा इंटेस्टाइन और चौथा है कोलॉन। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों ये कोलॉन होगा। तो कोलॉन में क्या होता है बच्चों? जो हमारे इनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, जो अपचित भोजन होते हैं बच्चों, उनसे भोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, वो कहाँ होता है? हमारे कोलन पार्ट में होता है। कोलन में जो हमारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, जो अपचित भोजन होते हैं बच्चों, उनसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन यही किया जाता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है बच्चों? कोलन कराता है। हालांकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के रूप में होता है बच्चों, वो कहाँ होता है? कोलन पार्ट में होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 एंड लास्ट। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया इन ह्यूमन इज, जो ह्यूमन में अमोनिया से यूरिया का प्रोडक्शन होता है बच्चों, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन कौन होता है? ऑप्शन दिया गया किडनी, दूसरा है ब्लड, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा है लीवर। तो जो लीवर होता है बच्चों, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिया सिंथेसिस। तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है बच्चों, ये कहाँ होता है? लीवर में होता है। जबकि यूरिया का एक्सक्रीशन कहाँ होता है बच्चों? वो किडनी के द्वारा होता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में कौन है बच्चों? जो यूरिया का एक्सक्रीशन करेगा वो कौन है? किडनी। जबकि यूरिया का जो सिंथेसाइजेशन करेगा, जो फॉर्मेशन करता है बच्चों, वो लीवर कहलाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लीवर एंड किडनी बोथ आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। दोनों एक दोनों एक उत्सर्जी अंग कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बच्चों? उत्सर्जी अंग। तो किडनी और लीवर दोनों उत्सर्जी अंग कहे जाते हैं। बस फर्क इतना है कि लीवर के द्वारा यूरिया का सिंथेसाइजेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, जबकि किडनी के द्वारा यूरिया का एक्सक्रीशन होता है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। यूरिन के रूप में यूरिया क्या होता है? बाहर की ओर निकलता है। ठीक बच्चों, तो हम लोग जितने मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी न्यू अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों, वो आपके पास तक पहुँचें, इस नोटिफिकेशन को जानने के लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जितने भी हमारे न्यू नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियोस में बच्चों हम नेक्स्ट फिर 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके हर एक कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो जिपमर का होगा, चाहे वो एम्स का होगा, चाहे बीएससी नर्सिंग होगा या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे बच्चों, सब के लिए सब एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।